हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानविहार के इसी यूट्यूब चैनल पे मैं सतीश कुमार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गणी गणी राम राम, खमा गणी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी या तो वह भागों को लेके रहेगी या फिर प्रश्नोत्तरी। जैसा कि आप लोग टाइटल से देख पा रहे हैं कि आज की जो क्लास है हमारी, ये अभी तक इंट्रोडक्शन के बाद से बेसिक जो संविधान था, उसके बाद संविधान सभा के से रिलेटेड जितने भी हमारे पार्ट्स थे, उन पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा। इसके बाद जो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, चाहे वो संविधान सभा से महत्वपूर्ण तथ्य हो, चाहे प्रस्तावना का टॉपिक हो, चाहे शेड्यूल्स जो हमारी अनुसूचियाँ थी, जो हमने 12 की 12 पढ़ी पिछले 2 भागों में। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको लेकर के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बच्चे आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करें, ताकि अब तक हमने जितना ही पढ़ा है आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अगर आप लोग कमेंट ना भी करें तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा उसको देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये है। तो ये आप यूं सोच लीजिए कि हमारी रिवीजन क्लास है बच्चों। तो इससे फायदा ये होगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा, जो सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को मैं पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। वही बच्चा सारे के सारे जवाब दे पाएगा जिसने सारी की सारी क्लासेस ली है। छोटे क्वेश्चन से लेके बड़ा क्वेश्चन तक दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यह जो हमारी प्रश्नोत्तरी रहेगी, यह भी 2 से 3 भागों में रहेगी, क्योंकि 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक के बाद मैं उसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, ताकि रिवीजन से आप लोगों को यह भी पता लग जाए कि जो सर ने हमें पढ़ाया हमें वो कितना याद रहा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक एक जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मैं आपको एक बार फिर से आप यूं सोच लीजिए कि पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अलिखित, वर्ल्ड बिगेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलिखित संविधान निम्नलिखित में से किस देश का है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको संविधान की जो पहली क्लास थी, संविधान से रिलेटेड जो परिचय था, इंट्रोडक्शन था, उसे मैंने आपको लिखित और अलिखित दोनों संविधान बताए। लिखित हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा भारत देश, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी दो तो बस आपके दिमाग में ये जवाब आना चाहिए कि हाँ, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है। यहाँ 4 ऑप्शन, भारत, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। और आप लोगों का जवाब है ब्रिटेन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन है। और भारत का जो संविधान है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित, बट क्वेश्चन में पूछा गया अलिखित, तो हमारा जो जवाब है वो ब्रिटेन। ध्यान देना बच्चों, याद रखना अच्छे से कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलिखित पूछे तो ब्रिटेन, लिखित पूछे तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कि ओल्ड डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र पूछा जा रहा है। वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र, तो आप लोगों का जो जवाब है मैं क्लास में आपको बता चुका हूं, अमेरिका। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड जिस देश की है वो है अमेरिका। और अमेरिका के संविधान के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि 1787 से इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1788 तक पूरा सिलसिला चला। और ये जो संविधान है अमेरिका का, ये प्रभावी हो गया था मार्च के अंदर 1789 में। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेज भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। इन्होंने भारत में रहते हुए अपने शासन को कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए। कैसे 1599 में जहांगीर के समय में एक शख्स यहाँ इंडिया आया और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने आपको पुराना नाम बताया, पूरा नाम भी बताया। तो जिस बच्चे ने यह वीडियो देखा उसको यह ज़रूर पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। ये याद रखिएगा, 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि
यहाँ 31 अक्टूबर भी है ऑप्शन में। 1613 की बात की जाए तो 1613 से तो अंग्रेजों ने भारत में जो अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री है सूरत से शुरू की थी, मैंने आपको उस वीडियो में बताया। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आंसर शुड बी 31 दिसंबर 1600। याद रखना बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे पहले पूछा गया स्थापना का वर्ष। स्थापना के वर्ष के बाद आप लोग देख पा रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक। ये संस्थापक वही बच्चे याद रख पाएंगे जिन्होंने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा, जो मैंने आपको संविधान से संबंधित जो हमारा परिचय था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ इसका जो जवाब है, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा उसके लिए तो सारे एक जैसे ही हैं ये। तो इसका जो जवाब है यहाँ ये जॉर्ज वाइट है, ये जॉर्ज वाइट एंड जॉन वाट्स। उस वीडियो के जब मैंने आपको बताया था कि इसके जो संस्थापक है ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक ये दो शख्स जॉर्ज वाइट और जॉन वाट्स, इंग्लिश में जॉन वाट्स और यहाँ जॉर्ज वाइट, ये EIC के फाउंडर हैं। क्वेश्चन में फाउंडर पूछा गया EIC के कि EIC के फाउंडर कौन थे। आप लोगों को जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि पेयर्स में नाम पूछा जा सकता है अलग अलग, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये देखो रिपीट हो रहा है जॉर्ज वाइट, जॉन वाट्स, अलग अलग शख्सियत के साथ, लेकिन हमारा जो जवाब है बिल्कुल सटीक होना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि जॉर्ज वाइट एंड जॉन वाट्स। और बार बार मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत हमारी रंग लाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। देखिएगा अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया भारत में अंतिम अधिनियम, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस समय वीडियो में बताया भी था कि कैसे कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हुए अलग अलग अधिनियम बनाए, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का जो इन्होंने चार्टर एक्ट बनाया। इसके बाद 20 सालों के बाद ये अधिनियम बना रही है कंपनी। फिर था 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के 4 साल बाद जो 1857 की क्रांति हुई, मैंने आपको बताया क्रांति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया अंतिम अधिनियम, मैंने उस समय क्लास में आपको बताया था कि अगर पहला पूछा जाए या अंतिम अधिनियम पूछा जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर पहला अधिनियम पूछा जा रहा है चाहे अंतिम पूछा जा रहा है, दोनों के दोनों पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश क्राउन था, उसने भी अलग अलग अधिनियम बनाए शासन को कंटिन्यू करने के लिए। उनके द्वारा पहला अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम और अंतिम हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया अंतिम अधिनियम कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा 1853 का चार्टर एक्ट। दिस इज लिख सकते हो आप लोग चार्टर एक्ट, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। 1853 का चार्टर एक्ट जो कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया अंतिम अधिनियम था। पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और अंतिम था 1853 का। 1853 के बाद 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो बोरिया बिस्तर था इंडिया से समेट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की बात हो रही है आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली डिमांड कब की गई और करने वाले व्यक्ति का नाम। संविधान सभा की जो मांग थी ये हमारा संविधान सभा में पहला ही टॉपिक था। पहली डिमांड मैंने आपको बताई 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दूसरी डिमांड 1922 में गांधी जी के द्वारा, तीसरी डिमांड जो आधिकारिक रूप से मांगी गई 1934 में MN रॉय, और MN रॉय ने आधिकारिक तौर पे मांग की और मैंने बताया था MN रॉय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय। दोस्तों मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में आधिकारिक तौर पे संविधान सभा की डिमांड की। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आधिकारिक तौर पर जो डिमांड की गई
किस वर्ष की गई? 1934 में आप लोगों के सामने है। ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार, और 1938 में जो नेहरू ने अडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पे बात की, वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा के निर्माण की बात कही। गांधी जी का जो आधार था वो तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार था, और बाल गंगाधर तिलक ने मौखिक रूप से डिमांड की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अडल्ट फ्रेंचाइज है इस आधार पे कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बच्चा लोग कि किसने कहा कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? और ये जो डिमांड है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उस वीडियो में हमने स्पेक्स बनाए थे और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में कहा कि जो संविधान सभा में जिन लोगों को चुना जाएगा वो लोग भारतीय जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो इनका यही कहना था कि जो संविधान बनेगा, जो संविधान सभा बनेगी, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगी। तो यह डिमांड थी कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह किसने कहा? हमारा जवाब होना चाहिए महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा बच्चा लोग कि महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमने डिस्कस किया 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, अडल्ट जो फ्रेंचाइज है वो बेस रहना चाहिए संविधान सभा के निर्माण का। तो उन्होंने उस समय जब डिमांड की अडल्ट फ्रेंचाइज की, उस समय जो मतदान की आयु थी वो थी 21 वर्ष। बट यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का जिक्र मैं उस वीडियो में उस क्लास में कर चुका हूँ। जिस बच्चे ने अच्छे से देखा होगा, मैंने कहा भी था कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये देख लीजिए आप लोगों के सामने आज क्वेश्चन आ चुका है कि जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटा करके रिड्यूस होकर के 21 to 18 आ चुकी है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट के थ्रू की गई? तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 से 18 की गई, और आज मतदान की आयु 18 वर्ष ही है। और यह जो 18 वर्ष है यह 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। और मैंने यह भी कहा था कि 61वां संविधान संशोधन, क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1989। तो याद रखिएगा ये 7वां संविधान संशोधन तो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होगा और राज्यपाल से संबंधित तथ्य भी आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कस तो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। 21वां संविधान संशोधन याद करो, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि इसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई हमारे संविधान में। 15वीं भाषा जो 21वां संविधान संशोधन 1967 था, 7वां संविधान संशोधन बात कर चुके हैं। ये 71वां संविधान संशोधन, यहाँ ये 1972 नहीं है, ये 1992 है। 70वां, 71वां, 72, 73 एंड 74 ये सारे के सारे जो संविधान संशोधन है एक ही वर्ष में है, 1992 में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि मतदान की आयु याद रखना बच्चा लोग कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई। यह है कौन सा संविधान संशोधन? तो हमारा जवाब होना चाहिए 1989 में 61वां संविधान संशोधन। ईयर भी पूछा जा सकता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से वर्ष में की गई? देन आंसर शुड बी 1989। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, संविधान सभा का निर्माण, जो सबसे बड़ी हमारी जो सभा थी जिसने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, तो आप लोग देख पा रहे हो कि संविधान सभा का निर्माण कौन सी योजना या कौन से एक्ट के आधार पे हुआ। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको देखते टिक कर देंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बारो आंसर तो आंखें मीचते ही, मतलब एबीसीडी की भी आवश्यकता नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो की भी आवश्यकता नहीं है, बस देखते आंखों से टिक करो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है बच्चों। हम लोग छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो जो हमारे टॉपिक हमने कवर किए, एक एक टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। बस आप लोग अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने देना, मैं आप लोगों के लिए डाटा देने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो
संविधान सभा का जो निर्माण है, मैंने आपको कम से कम 5 से 6 बार उस क्लास में रिपीट किया था कि संविधान सभा का निर्माण 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना थी, जो एटली सरकार में 3 सदस्यों को इंडिया भेजा गया, 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 1946 की जो कैबिनेट मिशन था, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। चलिए, सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा अपने दिमाग के अंदर और कमेंट बॉक्स में जवाब आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सदस्य कैबिनेट मिशन जो भारत आया 24 मार्च को 1946 में, तो यहाँ 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और मैंने उस समय आप लोगों को यह कहा भी था कि पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन शामिल, कौन नहीं शामिल। तो ये 3 जो लोग हैं इसमें शामिल थे और एक हमारा जो आंसर है जो इसमें शामिल नहीं था, और जो हमारा जवाब है स्टीफन हॉकिंस। आप लोग देख पा रहे हो कि पूछा गया है कौन मिशन में शामिल नहीं था, ध्यान दीजिएगा, नहीं था स्टीफन हॉकिंस। एवी अलेक्जेंडर मैंने आपको बताया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर के बारे में मैंने बताया था, नौसेना मंत्री था, और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। तो 3 लोग आए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और स्टीफन हॉकिंस इनमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई जो संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, और कैबिनेट मिशन ने जनसंख्या के आधार पे बताया था मैंने आपको, उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़, और ऑन दी बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने संविधान सभा की सीटों को डिसीजन लिया कि इतनी सीटें होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखें 389 सीटें टोटल सीटें संविधान सभा की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे, और मैंने आपको बताया था कि 292 सीटें ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रांतों से, और इसके अलावा 93 हमारी देसी रियासतों से थी, और साथ ही साथ 4 हमारी जो कमिश्नरेट एरिया था, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान और दिल्ली, वो 4 थे। तो कुल मिलाकर के 389 सीटें जनसंख्या के आधार पर तय की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो याद रखना, और ये जो यहाँ पे 324 का आंकड़ा है, ये 246 का आंकड़ा है, ये 324 तो जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उस समय की सीटों की संख्या है। आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। और ये 289 तो कुछ था ही नहीं, 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की कुल सीटें ऑन दी बिहाफ ऑफ कैबिनेट मिशन कितनी रखी गई, 389, याद रखना 389। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में सम्मिलित जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनमें कौन सा शामिल नहीं था। 4 मैंने आपको बताए, कुर्ग बताया, ब्रिटिश बलूचिस्तान बताया, दिल्ली बताया, अजमेर, मेरवाड़ा। लेकिन यहां आप लोग देख पा रहे हैं कुर्ग हमारा कर्नाटका में था, ये शामिल था, अजमेर मेरवाड़ा शामिल था, उदयपुर शामिल नहीं था, दिल्ली शामिल था। तो जो हमारा आंसर है वो होगा उदयपुर। मैंने कहा था पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र शामिल था चीफ कमिश्नर एरियाज में, कौन सा नहीं। तो ये 3 शामिल थे, कुर्ग शामिल था, अजमेर मेरवाड़ा, हमारा अजमेर कुर्ग कर्नाटका में है, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली। तो आंसर याद रखना प्यारे बच्चों, उदयपुर। जो ये प्रजामंडल थे राजस्थान में, तो ये शामिल नहीं था, ध्यान रखना। उदयपुर हमारा उत्तर है। तो पूछा जा सकता है बच्चों, यहाँ उदयपुर ऑप्शन है, कल को ऑप्शन कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन हमें 4 अगर जो शामिल थे उनके बारे में बताया तो हम लोग बाकी सारे आंसर अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का बहिष्कार करने वाली जो पहली देसी रियासत, बता चुका हूँ आप लोगों को, आधे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था 93 जो सीटें थी देसी रियासतों की, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए। तो देसी रियासतों के बहिष्कार के बाद जो पहली देसी रियासत थी वो थी हैदराबाद।
हैदराबाद ने संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बाद सारी की सारी देसी रियासतों ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया, बट चुनाव नहीं रुके थे, भले ही इन्होंने विरोध किया हो उस चुनाव का। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का बहिष्कार करने वाली पहली देसी रियासत, फर्स्ट नेटिव स्टेट कौन सी थी? हैदराबाद, जिसे हमने 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत संघ में मिलाया। बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो ये भी आप याद रखें, ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल महिला सीटों की संख्या की बात हो रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल महिला सीटों की संख्या कितनी थी? बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। बच्चा लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। तो 8 तो वे महिलाएं थी जिन्होंने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। 9 तो वे महिलाएं थी जो प्रथम बैठक में शामिल हुई थी। 12 तो ऐसा कुछ था ही नहीं, 12 तो सदस्य थे राजस्थान से संविधान सभा में, और बचा हमारा 15। तो संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 15, और मैंने उस समय यह भी बात बताई कि इन 15 महिलाओं में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी, बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। बताया मैंने आपको 5 महिलाओं के बारे में, हंसा जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम अयाज रसूल। 5 महिलाओं के बारे में मैंने आपको उस समय बताया था। अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में महिला सीटों की संख्या कुल कितनी थी? आंसर होना चाहिए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चा लोग कि फर्स्ट नॉन परमानेंट या जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का, देखते ही आपके दिमाग में आ चुका होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, SN सिन्हा। BN राव जी संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुने गए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो दूसरी बैठक में इनको परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये थे स्थायी अध्यक्ष। और BN राव जी संवैधानिक सलाहकार। VT कृष्णमाचारी तो उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष थे, इनके साथ SC मुखर्जी भी थे। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी, याद रखना भाई, अस्थायी पूछे तो आप लोगों को याद रहना चाहिए डॉक्टर SN सिन्हा। क्यों चुना गया? क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डोकराहा ई वास्त आने प्रथम बैठक करी, अध्यक्षता रो श्रेय हासिल हो। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करी, तो जवाब होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ना, देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको रीजनिंग से बताया था कि पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13। तो जो ओड नंबर जो चल रहे हैं 9, 11, 13, तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ तो सारी की सारी 11 है। जल्दबाजी ना करें। 11 दिसंबर आधे बच्चों के दिमाग में आएगा, आधों के 11 नवंबर, कईयों को 1946 और 1947 में भी डाउट रहता है कि यार क्या था, क्योंकि हमें एक बार पढ़ने के बाद अचानक याद नहीं आता। तो हमें पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा 1946 में बनी है, तो उस समय जब बैठकें शुरू हुई तो वो 1946 का ईयर था। तो यह तो यहीं कैंसिल आउट हो जाते हैं 1947। तो अब बचे 2 ऑप्शन, पहली बैठक 9 दिसंबर, तो दूसरी 11 दिसंबर यह पकड़ लीजिए, ऑप्शन सी। 11 नवंबर नहीं करना हमें। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। पहली 9 दिसंबर, 6 दिसंबर को कंप्लीट इसका जो कार्यकाल शुरू होना होता है वो शुरू करने की तैयारियां कर चुके थे, प्रोसेस पूरा हो चुका था। 6 दिसंबर को आप कह सकते हो संविधान सभा बनी कब? 6 दिसंबर को। 9 दिसंबर से पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन व्यक्तियों का समूह छांटो जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए।
दूसरी बैठक याद करो बच्चा लोग, जब मैंने आपको कहा था कि दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई और 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए प्लस स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। तो जो 2 उपाध्यक्ष हैं पेयर में पूछे गए हैं, जोड़ों के रूप में पूछा गया है। एस.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव, ऑप्शन ए। बी है वी.टी. कृष्णमाचारी और बी.एन. राव। सी में एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी और ऑप्शन डी है वी.टी. कृष्णमाचारी और डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। और हमारा जवाब है एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। जिन बच्चों ने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा या जिस बच्चे ने पूरे के पूरे वीडियोस अच्छे से देखे हैं वो ही आज जितने भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सब का आप लोग जवाब दे पाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो भी प्रश्नोत्तरी का रहेगा, क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है। तो ये इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को कि जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे भी। तो आप बस कंटिन्यू वीडियोस को वॉच कीजिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए पूरा जैसे सिलेबस है हमारा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बस अच्छे से आप लोग मेहनत करें, वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें। ज्ञान विहार का चैनल जिन लोगों ने जो सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग जो शेयर नहीं कर रहे हो, तो इसको लोगों तक रीच करवाइए ताकि आप लोगों की वजह से किसी ऐसे बच्चे का भविष्य बन जाए जिसके बहुत ज़्यादा सपने उसने देख रखे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उन व्यक्तियों का समूह है जो संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। तो एस.सी. मुखर्जी याद रखिएगा, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। आप लोगों को कैसे भी पूछे बस हमें तो याद रखना है, वी.टी. कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी दोनों के दोनों संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष 2nd बैठक में चुने गए। यह भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरी बैठक में इन लोगों को चुना गया उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्रसिद्ध कमेंट, फेमस कमेंट आया था इंग्लैंड की तरफ से। संविधान सभा की कौन सी बैठक की तुलना बिना दुल्हन की शादी कि साहब ब्याह तो हो रही हो लेकिन दुल्हन गायब है। और जो दुल्हन गायब है इसको लेके कमेंट आया। दुल्हन थी हमारी मुस्लिम लीग, दूल्हा कांग्रेस। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं संविधान सभा की उस ऐसी बैठक के बारे में जिस पे कमेंट किया इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। तो बैठक आप लोग समझ चुके हैं कि कौन सी बैठक है। पहली बैठक में जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने भाग लेने से मना कर दिया, तब प्रसिद्ध जो विंस्टन चर्चिल है इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि यह बैठक मानो ऐसे लग रही है कि जैसे दूल्हा आ चुका है। दूल्हा हमारा कांग्रेस पार्टी जो पक्ष में था, जो सत्ता पक्ष में था, विपक्ष में मुस्लिम लीग जो चुनाव हारी थी। तो उन्होंने बहिष्कार किया। तो जब वो बैठक में नहीं पहुंची मुस्लिम लीग, तो चर्चिल साहब ने कहा कि यह तो बैठक ऐसे लग रही है जैसे शादी हो रही लेकिन उसकी दुल्हन गायब है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग कि बिना दुल्हन की शादी की तुलना कौन सी बैठक से की गई है? पहली बैठक से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, नहीं पहुंचे बैठक में। इस वजह से कमेंट आया कि यह बैठक ऐसे लग रही है जैसे बिना दुल्हन की शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सॉरी, महिला सदस्यों ने भाग लिया। कुल तो हम लोग बात करेंगे 207 है ही। अगर बात की जाए कुल सदस्य भाग लेने वाले, जो टोटल मेंबर थे भाग लेने वाले, उनकी संख्या थी 207। और जो महिलाएं आई वो कुल महिलाएं 9। और मैंने आपको याद कराने के लिए यह भी कहा था कि ये बैठक 9 दिसंबर को थी और 9 दिसंबर को कितनी महिलाएं आई? 9 ही महिलाएं आई। याद रखने के लिए आपको कहा था 9 दिसंबर को ही पहली बैठक हो रही है और 9 ही महिलाएं इस बैठक में शामिल हो रही है। कुल सदस्य जिन्होंने भाग लिया इस संविधान सभा की पहली बैठक में 207 और जो महिला सदस्य संख्या है 9। याद रखना 9 तारीख 9 ही महिलाएं आई। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
जवाब आप लोगों के जहन में आ चुका होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कौन सी बैठक से है। ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है इज रिलेटेड टू विच मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या विच सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा संविधान सभा की तीसरी बैठक में, और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे जाकर के हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। प्रस्तावना से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो पूरी प्रस्तावना में लिखे स्टेटमेंट हो और प्रस्तावना से संबंधित केसेस हो। जिस बच्चे ने प्रस्तावना का वीडियो नहीं देखा वो दोनों के दोनों पार्ट जरूर देखे, प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो तीसरी बैठक से संबंध है उद्देश्य प्रस्ताव का, और ये उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला जो शख्स था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके स्वीकार हुआ। स्वीकार की जो डेट है बता चुका हूँ आप लोगों को, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने वाला है हमारे सामने। और 22 जनवरी 1947 वो दिन था जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना, बेस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ बात कर रहे थे डेट की, तो डेट ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चों तीसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक में पंडित जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध संविधान सभा की कौन सी बैठक से, आंसर शुड बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया, कब मान्यता दी गई, कब अडॉप्ट किया गया, तो दो तारीखें सेम हैं, महीना भी सेम दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा 22 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर। यहाँ जानबूझ के आप लोगों को फंसाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र किया गया, क्योंकि बच्चों को पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है उससे है, इसलिए यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 का जिक्र किया गया है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो एक्सेप्ट हुआ, इट एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आगे है से स्टार लगा लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगर 22 जनवरी से 22 अक्टूबर दे दे, 22 दिसंबर दे दे, तो हमें याद रखना है 22 जनवरी पहला ही महीना 1947। नेक्स्ट बात करें कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की सीटों की संख्या कितनी। तो यहाँ जो चारों की चारों सीटें दी गई हैं आप लोगों के सामने ऑप्शंस में, इनकी बात की जाए तो 299 सीटें, 324, 316 एंड 296। चारों के चारों आंकड़े बिल्कुल सुने हुए हैं, क्योंकि 296 सीटों के लिए तो चुनाव हुआ था 1946 में। जुलाई अगस्त में संविधान सभा का जब बहिष्कार हुआ चुनाव का देशी रियासतों के द्वारा, उसके बाद जो चुनाव इलेक्शन हेल्ड हुए वो हुए 296 सीटों के लिए, और 324 संविधान सभा की सीटों की संख्या विभाजन के समय 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय सीटों की संख्या थी 324। और यहाँ पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 1947 को सीटों की संख्या थी 299। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर किसी बच्चे ने वीडियो अच्छे से देखा होगा उसको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इस पर डबल हैश लगा लीजिएगा। तो 299 सीटें 31 दिसंबर 1947 के टाइम पे। तो आप लोग बच्चा लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा कि अगर पूछा जा रहा है संविधान सभा की सीटें 31 दिसंबर 1947, यहाँ विभाजन के समय की बात करता तो हमारा उत्तर 324 होता। 316 वो है जब संविधान सभा पे कुल सीटें रहने के बाद जो हस्ताक्षर की बात आई थी, तब हस्ताक्षर में 316 आदमी आए थे, लेकिन साइन 284 ने किए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो जवाब है हमारा 299, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बच्चे कभी कभार गलती कर बैठते हैं कि वो इस वर्ड पे नहीं जाते। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो कलर है क्वेश्चन में होना चाहिए था लेकिन ऑप्शंस में आ गया। टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूँ। देखो स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो, स्वतंत्र ना लगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तब हमारा जवाब होना चाहिए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। बट यहाँ बच्चा लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत आज़ादी के बाद की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947। बता चुका हूं मैं आप लोगों को 31 अक्टूबर 1947। और इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के यूं पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। जी हाँ, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, देन आंसर शुड बी सेम डेट 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की, जो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सीधा पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक तो याद रखिए 9 दिसंबर 1946। आगे स्वतंत्र वर्ड लगा है, स्वतंत्र भारत का मतलब है 15 अगस्त 1947 के बाद के समय की बात की जा रही है। उत्तर होना चाहिए 31 अक्टूबर, याद रखना 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता चुका हूं। संविधान सभा की अंतिम बैठक याद करो 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गान जो हमारा है, गाने की अवधि बता चुका हूं 52 सेकंड। मूल भाषा मैंने आपको बताई 1911 में पहली बार गाया गया। किसने गाया, गुरुदेव की भतीजी जो सरला देवी थी उसने गाया। और उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे राष्ट्रीय गान को लेकर के, मूल भाषा हो, चाहे वो प्रथम पंक्ति अंतिम पंक्ति हो, गाने की अवधि को हो, सारी की सारी बातें मैंने आपको राष्ट्रीय गान से संबंधित बताई है। लेकिन जो यहाँ जो क्वेश्चन है कि नेशनल जो हमारा सॉन्ग है, नेशनल जो हमारा सॉन्ग है जनगण मन, इस जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको एक्सेप्ट कब किया गया, कब अपनाया गया। जवाब आप लोगों के सामने है 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक, अंतिम बैठक संविधान सभा की इस तारीख को राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। और इसको गाने की अवधि है 52 सेकंड। बहुत आसान है, याद रख लोगे, बता चुका हूं आपको। राष्ट्रीय गान की यहाँ बात हो रही है कि जो टोटल अवधि है वो तो है 52 सेकंड, बट यहाँ डिस्कस हो रहा है फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, पहली लाइन और अंतिम लाइन जो हमारी रहती है उसके बारे में बात की जा रही है कि पहली लाइन और अंतिम लाइन को गाने की अवधि बताइए। क्योंकि जो हम लोग पूरा गाते हैं उसका टाइमिंग तो 48 सेकंड टू 52 सेकंड तक वेरी करता है। बट यहाँ बात हो रही है फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन को गाने की अवधि, क्या वो 48 सेकंड है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 48 से 52 सेकंड में तो हम लोग पूरा ही गा देते हैं। बाकी कई बच्चे नहीं गा पाते, क्योंकि बात की जाए, मैं मेरे स्कूली जीवन की बात करूँ तो हम लोग तो 60 से 65 सेकंड तक जो लास्ट वाली लाइन है, जया ए जया ए जया ए, हिला ही मारता रहता जया ने, पर जया तो नहीं आई। हाँ, तो राष्ट्रीय गान की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने की जो अवधि है 26 सेकंड। कई बच्चों को लगता है कि यार पूरी अवधि तो 52 सेकंड है, तो हो सकता है कि 26 सेकंड आधो कर दा। गलत जवाब, 52 सेकंड पूरा है, तो बचा क्या 20 सेकंड। फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने की अवधि राष्ट्रीय गान में, नेशनल सॉन्ग में अच्छे से याद रखिएगा 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, कि जो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये कौन सा है हमारा भारत देश का? क्या वो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल? क्या वो हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास? हम होंगे कामयाब, श्योर होंगे। अगर आप लोग सम्राट सर को कंटिन्यू वॉच करोगे, ज्ञान विहार के हर एक जो फैकल्टी है उसको अच्छे से, उसके सारे लेक्चर देखोगे, तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे, कि ये मैं विश्वास दावे के साथ कह सकता हूँ।
और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में यहाँ जो बात है ये आप लोगों को तय करना है कि अब आंसर क्या होगा। तो आंसर उन्हीं को पता है जिन्होंने मेरी क्लास ली थी, और जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको तो नहीं पता लगा होगा कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है हमारे भारत का। तो जो हमारा भारत का जो नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, यही हमारा मॉर्निंग सॉन्ग कहलाता है। भारत का मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और जन गण मन रविंद्रनाथ जो ठाकुर जी टैगोर जी थे उनकी देन है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ उपन्यास, सब कुछ बता चुका हूँ, एक एक चीज़ बता चुका हूँ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से संबंधित। जिस बच्चे को भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछना हो, उसको लगता है कि उसके दिमाग में डाउट है, तो आप लोग वो वीडियो देखें, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान की मूल भाषा पूछी जा रही है कि जो बेसिक जो लैंग्वेज थी, इसकी जब स्ट्रक्चर ये जो निर्माण हो रहा था इसको लिखा जा रहा था राष्ट्रीय गान को, नेशनल सॉन्ग को, तब इसकी मूल भाषा बांग्ला। बता चुका मैं आप लोगों को। यहाँ जो संस्कृत की बात की जा रही है, संस्कृत यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की मूल भाषा है संस्कृत, और राष्ट्रीय गान की जो मूल भाषा है बांग्ला। तो इसके बारे में भी मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने क्लास ली उनके तो क्वेश्चन देखते दिमाग में आ गया होगा कि राष्ट्रीय गान की मूल भाषा कौन सी थी, बांग्ला। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान की मूल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जब स्वीकार किया गया वो तो तारीख थी 24 जनवरी 1950, रचना हुई 1874 में, बट गाया गया 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में। बट यहाँ बात हो रही है वही अधिवेशन 1896 का, जिसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। ये वही है साथियों जहाँ पे ये वही अधिवेशन है जहाँ राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायन हुआ। कांग्रेस का वो कोलकाता अधिवेशन 1896 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जा रही है यहाँ कि किस शख्स ने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो मैं आपको बता चुका हूँ, रहीमतुल्ला सयानी। इन्होंने कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत को उस समय पहली बार गाया गया। और यहाँ बात हो रही है पंडित बिशन नारायण दर की। ये शख्स दोस्तों याद है आप लोगों को कि जब 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन था राष्ट्रीय गान से संबंधित, उस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यहाँ रहीमतुल्ला सयानी, कोलकाता अधिवेशन। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय गीत, यहाँ वंदे मातरम की बात हो रही है कि वंदे मातरम जो है वंदे मातरम कितने सेकंड में या कितने जो इसकी टाइमिंग है, गाने की अवधि क्या है। तो 52 सेकंड तो हमारी राष्ट्रीय गान की है, 60 सेकंड हमारा 1 मिनट की अवधि है, 48 सेकंड से 52 सेकंड राष्ट्रीय गान हमारा जो वेरी करता है। बट बचा ऑप्शन 1 65 सेकंड, या कभी कभार 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड, यह भी आ सकता है। ध्यान रखना, अगर मिनट्स के साथ सेकंड डिवाइड की जाए 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ है राष्ट्रीय गीत की जो गाने की अवधि है वंदे मातरम 65 सेकंड, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। इस पे भी मैंने आपको उस क्लास में डिस्कस करते हुए अच्छे से बताया था कि यहाँ बात हो रही है कुल, टोटल। तो ऑप्शन में अगर मैंने कहा था कि अगर अंतिम बैठक जो थी 24 जनवरी 1950, संविधान सभा की अंतिम बैठक को अगर मैं काउंट करूं तो 12 अधिवेशन, अंतिम बैठक को मैं काउंट ना करूं तो 11 अधिवेशन। और कुल पूछा जाए और उसमें ऑप्शन 11 भी हो और 12 भी हो तो भाई और बहनों आप जाएंगे 12 के साथ। अपना जवाब होना चाहिए 12। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, टोटल जो सेशन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 12। याद रखना बच्चा लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुल समितियों की संख्या पूछी जा रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। समितियों को लेकर के पूरा का पूरा लेक्चर था हमारा, अलग अलग सारी छोटी बड़ी सब समितियां बताई थी मैंने। और
उसमें जो मैंने बताया कि संविधान सभा के कार्यों को करने के लिए कुछ छोटी और कुछ बड़ी मेजर और माइनर कमेटीज बनी, और इन 22 कमेटीज में 14 + 8 14 और 8 14 बड़ी समितियां, 8 छोटी समितियां, एक एक समिति का अध्यक्ष बताया, सदस्य संख्या बताई। अच्छे से याद रखना, यहाँ बात हो रही है संविधान सभा की कुल समितियों की। मुख्यतः जो कुल समितियाँ थी उनकी संख्या 22। अच्छे से पढ़ना बच्चा लोग, ठीक है। और इनको डिवाइड किया गया था कुछ बड़ी और कुछ छोटी, 14 + 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रांतीय संविधान। यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष था? प्रांतीय आप लोग लिख सकते हो इंग्लिश में, प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कमेटी लिख दो। तो यहाँ बात हो रही है कि निम्नलिखित में से ये जो 4 शख्स आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इन चारों में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? और मैंने कहा भी था उस समय, क्वेश्चन भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते टाइम साथ साथ में मौखिक रूप से मैंने बोले भी थे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, और आज आप लोगों के सामने आ चुका है। तो प्रांतीय संविधान समिति का जो निम्नलिखित में से जो अध्यक्ष है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आधे बच्चे सही भी जवाब दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बताया था कि भारत का लौह पुरुष, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की याद में बनाई गई है भारत में, गुजरात के अंदर। तो हमें ये याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। ना आप लोग भीमराव रामजी अम्बेडकर जवाब दे सकते हैं, ना ही राजेंद्र प्रसाद, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटी सब कमेटी, ध्यान दीजिएगा, एक तो जो क्वेश्चन था हमारा अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसमें 2 कमेटीज मैंने बताई थी कि 2 कमेटीज सब कमेटी थी, उन सब कमेटीज में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ बात हो रही है माइनॉरिटीज वाली कमेटीज की, माइनॉरिटीज उप समिति सब कमेटी। तो जो इसका जवाब था, जो उत्तर था, मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, SC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति जो सब कमेटी जो थी उसका अध्यक्ष SC मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, मैंने आपको बताया था इसका पूरा नाम हरेंद्र, और ये कुमार KUMAR वाला नहीं है, ये COOMAR वाला कुमार है, याद रखियो। हरेंद्र कुमार अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से डबल स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, जनजातीय ट्राइबल जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जनजातीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन? KM मुंशी, उषा नाथ पांडे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बता चुका हूँ, आधे बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा इसका जवाब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छे तरीके से उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि जनजातीय सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक व मूल अधिकार जो समिति थी उसका अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ जो जनजातीय जो हमारी है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज़, तो उनको लेकर के जो कमेटी बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छी कमेटी है ये, याद रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुलेखन नाम लिखा गया है। पांडुलेखन समिति की प्रथम बैठक कब हुई? आधे बच्चों को तो ये नाम भी नहीं पता होगा कि सर पांडुलेखन, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये पांडुलेखन कह दूँ या प्रारूप कह दूँ, एक ही बात है। इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति है वही समिति है जब देश के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा। उसी प्रारूप पर डिस्कस करने के लिए पांडुलेखन समिति का निर्माण हुआ। खेल दिवस वाले दिन 29 अगस्त 1947 को मैंने आप लोगों को बताया, और इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को चुना गया। तो 29 अगस्त को इसकी जब स्थापना हुई, अगले ही दिन
अगले ही दिन मैंने उस क्लास में बिल्कुल इसी जगह लिखा था, सटीक जगह पे, कि 30 अगस्त को इसकी प्रथम बैठक हुई और 30 अगस्त ये रहा आप लोगों के सामने। बट यहाँ पे 30 अगस्त दो ऑप्शंस में है, 30 अगस्त क्या 1948 क्या 1947, याद रखना 1947। 30 अगस्त 1947 को पांडुल लेखन समिति की प्रथम बैठक हुई। पांडुल लेखन समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और या प्रारूप समिति कह दो, एक ही बात है। मसौदा समिति की भी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और उस समय भी मैं बता के गया था बच्चा लोग। अगर आप लोगों से पूछे कि प्रारूप समिति के सदस्य टोटल कितने थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल जो सदस्य थे वो थे 7, और अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव, संविधान निर्माता रामजी अंबेडकर। टोटल जो सदस्य थे, टोटल मेंबर 7, और सातों के सातों नाम मैंने आपको बताए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, और एन जो माधवराव जी थे वो किसकी जगह आए थे, यह भी आपको मैंने बताया। डीपी खेतान की मृत्यु हुई, और साथ ही साथ जो एक जो शख्स था जिसका स्वास्थ्य जो बिगड़ा, तो वो भी जो शख्स आए टीटी कृष्णामाचारी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, के मुंशी शामिल थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर शामिल थे, मुस्लिम लीग के मोहम्मद सादुल्ला जी भी शामिल थे, एन माधवराव जी बीएल मित्र की जगह आए। तो यहाँ जो बात हो रही है कि कौन शामिल नहीं था, नहीं तो आप लोग देख पा रहे हैं नेहरू जी शामिल नहीं थे। के मुंशी बिल्कुल थे, शुरुआत से कांग्रेस के बैनर तले, ये शुद्ध रूप से कांग्रेसी थे जो शुरुआत से इस कमेटी में थे। और एन गोपाल स्वामी अयंगर और साथ ही साथ एन माधवराव, 3 सदस्य शामिल थे। बाकी 4 के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये हमारा जवाब होना चाहिए इस क्वेश्चन का कि कौन शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या 7, बता चुका हूँ 7 सदस्य, अध्यक्ष अम्बेडकर जी, बाकी 6 के नाम आप लोगों के सामने। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिजनेस कमेटी चेयरमैन। बिजनेस कमेटी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, बता चुका हूँ बच्चा लोग। अगर बात की जाए जेबी कृपलानी झंडा समिति से संबंधित थे, नन ऑफ दिस, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, पूरा नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से तैयार संविधान पर कुल कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? महत्वपूर्ण तथ्यों में बता चुका हूं कि 9 महिलाएं तो पहली बैठक में आई थी, 12 राजस्थान से सदस्य थे, 15 कुल महिलाएं थी। बट यहाँ सिग्नेचर की बात हो रही है, हस्ताक्षर की बात हो रही है, तो हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने संविधान जो अंतिम रूप से तैयार हुआ, टोटल थी 15 महिलाएं, और जो सिग्नेचर किया वो 8 महिलाओं ने किया। अच्छे से याद रखना कि संविधान सभा पे तैयार जो अंतिम रूप से जो हमारा संविधान तैयार हुआ, कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान से राजस्थान से साइन करने वाला एकमात्र शख्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल करके उस समय मैंने आपको कहा था इसको नोट कर लेना कि जो टोटल 284 मेंबर थे, राजस्थान से 12 थे। राजस्थान से पहला जो एकमात्र साइन था वो था बलवंत सिंह मेहता का। ना ही मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी ने साइन किया, ना जसवंत सिंह जी ने, ना ही जयेंद्रन व्यास जोधपुर से, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव याद करो मैंने आपको बताया था उदयपुर, जसवंत सिंह जो बीकानेर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। तो आप लोग याद रखें, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी अजमेर मेरवाड़ा से थे, मैंने आपको लिखवाया था। जसवंत सिंह जी बीकानेर, बलवंत सिंह जी मेहता उदयपुर। बट बात हो रही है यहाँ की राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले शख्स बलवंत सिंह मेहता। एक बलवंत राय मेहता है, वो पंचायती राज से संबंधित है, ये बलवंत सिंह मेहता है, और एक तारक मेहता है। तारक मेहता तो मैं नहीं देखूं, लेकिन वो थे, जरूर याद रखियो। बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा पे राजस्थान से साइन करने वाला शख्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को श्रद्धांजलि संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में दी गई? बच्चा लोग बता चुका हूं आप लोगों को मैं कि टोटल 12 अधिवेशन। आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले 4 अधिवेशन हुए, और रिमेनिंग जो अधिवेशन थे वो आफ्टर जो 15 अगस्त 1947 है उसके बाद हुए। तो गांधी जी को जो श्रद्धांजलि है
वो दी गई संविधान सभा के 7th जो इसका जो सेशन था 7वां अधिवेशन। 7वें अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। बच्चा लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, याद रखें। और जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हीरालाल शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस जगह से था। तो हीरालाल शास्त्री का आप लोग इसको ना देखें कि ये सर ने पहले टिक कर रखा है, तो कोई भूल चूक हो रही है, छोड़ो थे। तो राजस्थान से संविधान सभा में शामिल जो 12 सदस्य थे, ट्रिक बताई मैंने, जब हीरा माटी गोदरा में सजे, जब हीरा माटी गोदरा में सजे, ये छोटी ट्रिक 12 के 12 नाम राजस्थान से संविधान सभा में शामिल जितने भी शख्स थे आप लोगों को मैंने बता दिए ट्रिक के द्वारा। उस वीडियो को अच्छे से देखें। लेकिन यहाँ हीरालाल शास्त्री मैंने आपको 12 के 12 मेंबर किस किस जगह से थे सारे के सारे बता चुका हूँ। उस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर राजस्थान से 12 सदस्यों की जो जगह है वो कौन से क्षेत्र से शामिल थे वो जगह मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो हीरालाल जी जो शास्त्री है जयपुर, आप लोग ध्यान रखें। चलिए, जयपुर से थे हीरालाल शास्त्री। यहाँ पूछा गया कि राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हीरालाल शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस जगह से था उस समय, जयपुर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 12 के 12 सदस्य बाकी सारे बता चुका हूँ मैं। बीकानेर से जसवंत सिंह, उदयपुर से जसवंत ये बलवंत सिंह जी मेहता, अजमेर से आपको मैंने बताया मुकुट बिहारी लाल जो भार्गव थे जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो 42 जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि 42 के 42 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सारी क्लासें ली है 42 के 42 कर गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं 40 से 50 क्वेश्चन और लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि जितने भी टॉपिक्स मैं कराऊंगा उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो बच्चा लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, आप लोगों को मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सोमवार को सुबह 8 बजे एक फिर से नई प्रश्नोत्तरी के साथ। हैव ए गुड डे।